जो देगा यहाँ अटेंशन उसके दूर हो जाएंगे सारा टेंशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। घर पे मस्त से पढ़िएगा, अपना एकदम शेड्यूल सेटिंग कीजिए, रूटीन सेटिंग कीजिए। यह कठिनाई की घड़ी में भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है अपने कैरियर को, समझ रहे? एक भी थोड़ा सा भी आपका कैरियर लूज नहीं हो। प्रतिदिन हम काम करेंगे, प्रतिदिन आपको हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, लाइव भी प्रोवाइड होगा, लाइव भी हम आपको डालेंगे, समझ रहे? बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जो सिस्टम जैसे वीडियो जो जिस दिन डालेंगे या जिस दिन लाइव होगा उसका उसी दिन क्लास कर लीजिएगा, समझ रहे? क्लास आप छोड़ते हैं जिससे आपको घाटा होगा, तो आप ये सब काम नहीं, एकदम सुबह 5 बजे जग जाइए, समझ रहे? और एकदम अच्छा से हमने सुबह इसलिए क्लास रखे हैं भाई मेरे कि आप कंसंट्रेट हो अपने पढ़ाई के प्रति। आपके अंदर एक सुबह का जो मस्तिष्क रहता है अधिक काम करता है, इसलिए हमने सुबह में क्लास रखे। नहीं तो शाम में भी रख सकते, शाम में उतना मजा नहीं आएगा। आप जितना सोचिएगा पढ़ने को उतना नहीं पढ़ पाइएगा। मैथमेटिक्स से जब तक आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कीजिएगा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग सुबह में ही क्लास रखे हैं लाइव, समझ रहे? और लाइव पर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, जो हम आपको बता दिए हैं, समझ रहे? आइए हम लोग अभी पढ़ते हैं जो आज का क्लास डिस्कस हुआ। आज जो क्लास हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या है। बहुत शानदार चैप्टर, बहुत मजेदार और बहुत आसान। इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। इससे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस से समझिए और अपना माथा को क्या कहिए देखिए। कहने का मेरा मतलब कि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, कल हम आपको लिखाए थे वो सही बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया थे जरा ध्यान से सुनिए। हमने कल आपको पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है भाई साहब रैखिक समीकरण। लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 होगा, वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन का। आपको ऐसे सवाल मिले होंगे, याद दिलाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 3x + 2y = 5, ऐसा आपको क्वेश्चन मिला होगा, समझ रहे? फिर 2x + 3y = 10, ऐसा क्वेश्चन मिला था क्या कि नहीं मिला हुआ था? और आप इसे हल भी किए थे, 1-2 तरीके से नहीं, पूरे 6 तरीके से आपने इसको हल किया था भाई साहब, 6 तरीके से। वो 6 तरीका क्या थे? आपके 10th वाले गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से बताए हुए थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको बताए थे। उस मेहनत को थोड़ा सा आप इज्जत रखिए, और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं मेरा भी इज्जत रखिए और पढ़िए रूम पे। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। आपको 10th क्लास में इस चीज को पढ़ाया गया था और आपको 1-2 नहीं पूरे 6 प्रकार से आपको हल करना सिखाया गया था। या हो सकता है कोई आदमी मात्र 4 प्रकार से सीखोइएगा, समझ गए? बट टोटल 6 प्रकार आपको भारतीय भवन के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार 4 प्रकार का। भाई साहब क्या है 4 प्रकार का, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम लोग लुप्तीकरण मेथड कहते हैं। पहला क्या था? एलिमिनेशन। क्या था? बोलिए, आप भी बोलिए, क्या था? एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पढ़िएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई साहब क्या बोले आपको? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद तीसरा रेशियो मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं अनुपातिक निर्णायक विधि। उसके बाद भाई साहब मेरे चौथा कंपेयर मेथड, जिसे हम लोग तुलनात्मक कहते हैं। उसके बाद 5वां बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप प्रजगुणन मेथड कहते हैं, प्रजगुणन विधि कहते हैं। इसका एक लंबा सा फॉर्मूला आता था, x/y/ और 1/, और आप बनाते थे। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे आसान, सबसे मजेदार, जिससे आपको 5 नंबर भी मिला होगा 10th में, वह था आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड, समझ रहे? उसके बाद जरा ध्यान से सुनिए आप मेरा बात। ये 6 प्रकार था 10th क्लास में। यह आपका कितना प्रकार है? आपका बायोमेट्रिक्स मेथड। क्या बोले? आपका बायोमेट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को हल कैसे किया जाता है, जो आपको यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप जरा ध्यान से अपने कंसंट्रेशन बनाए हुए सीखिएगा कि मैट्रिक्स मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को हल कैसे करते हैं। तो आइए सुनिए और जरा ध्यान से देखिए। यही सवाल है, ऐसा ही सवाल है। यह 2-4 वाले अभी हम लोग चलेंगे। इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक पढ़ना है भाई साहब। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 टॉपिक। पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होगा तो कैसे हल करेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, कि 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन रहेगा तो कैसे हल करेंगे। तीसरा बात हम आपको लिखाएंगे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति। जैसे आप जो भी मूल की प्रकृति 10th क्लास में आप जाने होइएगा और पढ़े होइएगा, समझे होइएगा।
जो बात था आपका क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। कब एक और केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कब अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कब आपका, समझ रहे हैं मेरा बात, कोई हल नहीं होगा, कि कोई हल होगा ही नहीं। तो भाई साहब मेरे जरा ध्यान से सुनिएगा। तीन बात, नेचर मतलब होगा प्रकृति, बताइए उसका नेचर क्या होगा, कि कब उसका कोई हल नहीं होगा, और कब इनफिनिटली सॉल्यूशन होगा, और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। करने का मतलब एक और केवल एक हल, कब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कब इनफिनिटली सॉल्यूशन। यह तीन चीज हम लोग आगे आने वाले क्लास में एक एक करके आपको बताएंगे। अभी हम लोग उस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो आपका टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाला को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो कुछ कहने से मेरा बात समझे, अभी क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, जरा बोलिए तो। टू वेरिएबल वाला लीनियर इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए आप कॉपी पे पेन निकाल कर तैयार हो जाए, मेरे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। देखिए आप टॉपिक का नाम होगा, सबसे ऊपर आप हेडिंग में लिखिएगा ऐसे आपका सोल्विंग द सिस्टम है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा आपका सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू नहीं है, इन टू अलग है, TW, टू वेरिएबल। भाई साहब टू वेरिएबल का मतलब होता है दो चर। आप यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर चर क्या होता है। भाई साहब आप 10th क्लास में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़े हुए हैं, बट फिर भी हम आपको बताएंगे, आप मेरे साथ सीखना का सूत्र आप करिए और ध्यान से देखिए क्या है। सोल्विंग मतलब होता है हल। भाई साहब हल का मतलब क्या होता है? हल करे। तो हल करे जो कहीं पे लिखा हुआ रहता है तो आपको उसमें से अननोन चीज का, जैसे अननोन मतलब जो ज्ञात नहीं है, अननोन मतलब क्या बोले, जो ज्ञात नहीं है मतलब कि आपका x, y या z या कोई भी आपका चर जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, कोई भी वेरिएबल का मान ज्ञात करना, इसे हम लोग हल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, इसे हम लोग सोल्व या सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गया मेरा बात? क्या बोले? सवाल में x, y, z का मान ज्ञात करना। जब तीन वेरिएबल रहेगा तो x, y, z देगा, तीन को समीकरण भी देगा और उसका हल भी निकलेगा। तीन को x का मान अलग, y का मान अलग और z का मान अलग। जब दो वेरिएबल होगा, अभी हम लोग कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? हेलो, कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं आप? इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, किधर आप सोच रहे हैं क्या, किधर है? याद ध्यान दीजिए। दो वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? दो चर वाला है। जब दो वेरिएबल पूछेगा तो सिर्फ x और y होगा और दो ही समीकरण देगा। क्या बोले? जब टू वेरिएबल का सॉल्विंग करेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या बोलेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको दो समीकरण ही देंगे। कितने समीकरण देंगे? मात्र दो समीकरण देंगे। अगर वह तीन वेरिएबल वाला रहेगा तो कितने समीकरण देंगे? तीन समीकरण देंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब दो वेरिएबल रहेगा तो दो समीकरण देंगे, तीन वेरिएबल रहेगा तो कितने समीकरण देंगे? तीन समीकरण देंगे। और उसको हल करना रहेगा, लिखा रहेगा यूजिंग बाय मैट्रिक्स में। कैसे रहेगा? पहले हम आपको थ्योरी देंगे, उस थ्योरी को आप रूम पे आपको पहले थ्योरी दे देंगे, उसके बाद हम उस पे सवाल बनाएंगे। तो उस थ्योरी को पहले कमांड करना है कि उसका प्रोसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को जब याद रखिएगा उसके बाद सवाल आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई साहब एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप उस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को साथ याद रखिएगा, तब नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिएगा, सोल्विंग लिखा है कि सिस्टम मतलब पद्धति, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण होता है मेरे भाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। समझ रहे हैं क्या होता है? रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे करे, यही बात आपको क्या करना है? बताना है और समझाना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हम अभी जो बात कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा सोल्विंग द लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको क्या देगा, सीधा लिखल रहेगा
समझे। सोल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्व का मतलब अभी समझाया आपको, हल करना। दो समीकरण देके, मात्र दो समीकरण देके, जब टू वेरिएबल पढ़ेंगे तो थ्री सब वेरिएबल पढ़ेंगे तो तीन देगा। अभी हम लोग दो की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल का। देखिए जरा ध्यान से, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे हमने दो समीकरण अभी मान रहे हैं, देखिएगा लेफ्ट। अभी थ्योरी में चल रहे हैं हम लोग, a1x प्लस आपका b1y बराबर में आपका d1। जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि नहीं हम a1x प्लस b1y बराबर सर d ही क्यों लिए, हम दूसरा संख्या नहीं ले सकते? तो आप अपने पीछे वाले क्लास जो 10th क्लास का था उसे जरा याद कीजिए। यह अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसी के मन में उठता है क्वेश्चन किस तरह हम इसे सी नहीं लिख सकते? भाई आप सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए बी सी डी आर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप याद कीजिए। आप 10th क्लास दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको क्या बताया गया था, ए एक्स प्लस, ध्यान से सुनिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा बताया गया था 10th में। तो इसी बात का बराबर कोई कर ले जाएगा, हम लोग माइनस सी कर लेते थे। बट यहाँ जरा ध्यान से सुनिए, हम लोग सी नहीं लिए। सर सी क्यों नहीं लिए? आप सी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सी नहीं लेंगे, बट जब आपका थ्री वेरिएबल वाला पढ़ाएंगे और अभी सी ले लेंगे तो उस समय आपको कंफ्यूजन होगा। हम आपको ऐसा थ्योरी दे रहे हैं कि एक ही कंसेप्ट से दोनों से लग जाए। एक थ्योरी आप समझिएगा, उससे आप ट्रू वेरिएबल थ्री वेरिएबल कंसेप्ट वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो हमने सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जब थ्री वेरिएबल पढ़ाएंगे आपको, जरा ध्यान से सुनिए क्या बोले आपको, जब थ्री वेरिएबल पढ़ाएंगे तो एक्स वाई जेड आएगा तो वहां पर ए बी सी लिखेंगे। क्या बोले, जब थ्री वेरिएबल पढ़ाएंगे तो एक्स वाई जेड के साथ ए बी सी आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मात्र दो वेरिएबल, क्या पढ़ रहे हैं, मात्र दो वेरिएबल। तो यही दो वेरिएबल के लिए हमने एक्स और वाई है, तो एक ए लिए और एक बी, और तीसरा जो मेरा पद है बराबर के उस साइड जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम लोग डी द्वारा सूचित किए और डी लिए। मतलब आप यहाँ पे ए बी सी डी होगा क्या, तो ए बी सी डी के जगह कोई ना कोई भाई साहब मेरे संख्या होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, 0.6 हो, √3 हो, बाटा में हो, समझ रहे, कोई भी संख्या हो सकता है, एनी रियल नंबर ए बी सी डी, कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ गए मेरा बात? और एक्स वाई जेड आपका कोई वेरिएबल होगा, उसी का मान निकालना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, a1x प्लस b1y बराबर d1। हम लोग इसको दूसरा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 क्यों दिए, क्योंकि यह मेरा पहला इक्वेशन है, इसलिए हम लोग x के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक। जो x में जिस चीज से गुना होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। y में जिस चीज से गुना तो वह y का कोफिशिएंट कहलाएगा, और इधर आपका लास्ट में जो है वो आपका सीधा कांस्टेंट कहलाएगा। जरा ध्यान से सुनिए मेरा बात। दूसरा समीकरण है आपका, क्या है दूसरा समीकरण, हम लोग जरा ध्यान से सुनिए। दूसरा समीकरण आपका a2x प्लस b2y बराबर d2। फिर वही बात, आप ए बी सी डी भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ वेयर, आप जरा ध्यान सुनिए, a1 समझे, या ए बी सी डी जो है 1 2 को छोड़िए, सीधा ए बी डी या ए बी सी डी जो आएगा वह क्या आएगा, तो कोई भी आपका रियल नंबर आएगा। रियल मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आएगा। ऐसा दो क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा क्या, सोल्व। अब इस चीज को हम जरा ध्यान से सुनिए, इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, थोड़ा सा आप कॉन्शियस होके अभी से सुनिएगा मेरा बात, जरा ध्यान से सुनिए भाई साहब। अगर आपका ऐसा मानसिकता रहेगा कि रघुपति राघव राजा राम, जितना सैलरी उतना काम, तो भाई साहब आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कितना आदमी क्या करता है, समय से जाता है भाई साहब। कहा जाता है क्या कि सोमवार को तो सिर्फ शरीर ही दफ्तर जाता है, आत्मा तो घर ही रह जाता है। मेरे भाई ऐसे मानसिकता वाला आदमी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जिएगा, खुशी से जिएगा, आपका लाइफ अच्छा होगा, बट आप ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा। यह मानसिकता क्या है, कितना आदमी का काम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सोचता है क्या, रविवार को तो मैं घर छुट्टी रहता है तो आज मौज करता है, समझे, ऑफिस बंद रहता है, और सोमवार को जाता है काम कम करता है, घरे का ध्यान का बात ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी करे वो दिल से करे, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भाई साहब।
समझ रहे। उसके बाद क्या है कि कितना दिन होता है कि हमें इतना काम मिल रहा है, इतना का ही पैसा मिला तो हम इतना ही काम करेंगे। भाई सब ऐसा नहीं सोचना है आपको। यह मत सोचिए कि इतना होमवर्क है तो इतने बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाइए, उससे अधिक बनाइए, बुक स्टडी कीजिए जिससे आपका ब्रेन बढ़ेगा। हमने क्या बोला, रघुपति राघव राजा राम, जितना सैलरी उतना काम। सिर्फ यह नहीं सोचना है मेरे भाई कि जितना सैलरी है उतने काम करना, सैलरी से अधिक काम कीजिएगा तो आपका भाई साहब पैसा नहीं आएगा, एक्सपीरियंस तो बिल्ड होगा आपके अंदर, एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस से आप उससे अधिक पैसा आप कमा सकते हैं। तो आपको पैसा के लिए नहीं, आपको काम के लिए काम करना है। काम करने से आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। बार बार सवाल को बनाइए, अधिक बार बनाइए, जितना बार मन हो उतना बार बनाइए, उससे आपका प्रैक्टिस बनेगा, आप एग्जाम में एकदम अच्छा से लिख के आइएगा, समझे। और यह कभी नहीं सोचिएगा कि सीबीएसई बोर्ड की तरह हमें भी पास कर दिया जाएगा इस बार। मेरे भाई बिहार बोर्ड है, पगला बोर्ड है। पिछले साल भी बच्चे ने सोचा कोरोना वायरस है, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा देगा, क्वेश्चन अच्छा पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन मस्त पूछा था, एकदम हिलाने वाला था। तो अगर आप अभी से अपना पढ़ाई को कंटिन्यूटी तोड़ते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, और तब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, जो थ्योरी देंगे उसको कंप्लीट कीजिए, पीछे से आप रिवीजन कीजिए। यह मत सोचिएगा कि 25 तारीख का टेस्ट नहीं होगा। भाई साहब आपसे ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकते हैं, समझ रहे हैं। हमने चैप्टर को रोके नहीं तो टेस्ट भी लेंगे आपसे, इसलिए आप ध्यान, ऐसा हम अपने ऐप ला रहे हैं, उस ऐप के थ्रू से आपको हम ऑनलाइन डायरेक्ट टेस्ट लेंगे, समझ रहे। तो आप कंप्लीटली आप फोकस रहिए, समझ रहे। आपका पढ़ाई कभी भी रुकेगा नहीं, आप भी रुकिए नहीं। अगर आप एक दिन सो गए तो आप पीछे चल जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए मेरा बात। ऐसा दो समीकरण दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हम लोग थ्योरी दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा हेयर, क्या लिखिएगा, हेयर। उसके बाद जो इक्वेशन दिया रहेगा वो इक्वेशन को सीधा का सीधा आप उतार दीजिए। क्या बोले, पहले इक्वेशन दिया रहेगा हेयर, हेयर के बाद जो इक्वेशन दिया रहेगा वो लिख दीजिए। जैसे हमने, मेरा इक्वेशन क्या है, थ्योरी पार्ट है अभी, a1x प्लस में b1y बराबर में आपका क्या दिया हुआ है, d1। उसके बाद दूसरा समीकरण जैसे है वैसे उतार लीजिए, a2x प्लस b2y बराबर में क्या है आपका d2। ऐसा आपका क्या है, जरा ध्यान से समझिए, यह दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर यह सब क्वेश्चन दिया हुआ है लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन। क्या दिया क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन। बट हमें काम क्या करना है भाई मेरे, मैट्रिक्स मेथड लिखा होगा ऊपर, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्या लिखा रहेगा, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड। ऊपर में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा मेरे भाई, बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या लिखा रहेगा आपको, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से हल करना। तो आप जरा सोचिए, है लीनियर इक्वेशन, चेंज कहां करना है, मैट्रिक्स में। अब इसको मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए 3 बात ध्यान रखना है मेरे भाई। 3 बात वह क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। आपको बनाना है कहां, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, कैसे बदलाएगा, जरा ध्यान से सुनिए। हम लोग यहाँ पर लेट लिखेंगे, लेट मतलब होता है माना कि। भाई मेरे मानेंगे हम एक ए मैट्रिक्स, पहला एक ए मैट्रिक्स मानेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या बोले, हाँ ए मैट्रिक्स मानेंगे मेरे भाई, ए मैट्रिक्स मानेंगे जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर वह 2 वेरिएबल वाला है तो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। अगर वो 3 वेरिएबल वाला है तो 3/3 ऑर्डर का क्या है, बनेगा। अभी हम लोग कितना बाई कितना में कर रहे हैं, 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। पहला मैट्रिक्स को क्या मानिएगा, ए मैट्रिक्स मानिएगा, जो 2/2 को उसमें लिखाएगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे कैसे, किसको लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसको लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। x के गुणांक मतलब x किससे गुना है, x में कौन चीज से गुना है, a1 से। तो आप यहाँ पर लिखिएगा a1, क्या लिखेगा, a1 लिखिएगा यहाँ पे a1। मतलब पहला समीकरण के x के गुणांक को a1, 1 के स्थान पर लिखना, पहला स्थान पे। पहला समीकरण के y के गुणांक b2, तो पहला रो में लिखना है, बट दूसरा स्थान मतलब दूसरा कॉलम में लिखना। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला रो का पहले रो में मतलब पहला समीकरण का जो कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब x के बगल वाला फर्स्ट स्थान पर, y के बगल वाला सेकंड स्थान पर। फिर दूसरा समीकरण x के जो बगल में है दूसरा y का कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब x में गुना है y को, a2 से, तो a2 लिखेंगे दूसरा रो में। अब दूसरा समीकरण का कोएफिशिएंट दूसरा रो में, पहला समीकरण का कोएफिशिएंट पहला रो में। फिर ध्यान से देखिएगा, y का यहाँ पे b2 है तो हम लोग b2 लिखेंगे।
एक मैट्रिक्स पहला बनाना है, मानना है लेट ए मैट्रिक्स बराबर ए एक मैट्रिक्स बनाना है, ए एक मैट्रिक्स मानना है जो आपको क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मतलब चर के गुणांक को लिखना है आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो A1 होगा, B1 होगा, A2 होगा, B2 होगा। उसके बाद इतना ही नहीं, सब मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर एक मैट्रिक्स लेंगे, एक्स मैट्रिक्स। क्या लेंगे? एक एक्स मैट्रिक्स लेंगे। एक्स क्या होता है मेरे भाई? वेरिएबल होता है। यह कोफिशिएंट हुआ ए, यह आपका x होगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग कॉलम में रखेंगे। कैसे रखेंगे? कॉलम में। क्यों रखेंगे कॉलम में? भाई साहब जरा ध्यान सुनिए, x y ऐसे हम लोग वेरिएबल को एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल को क्या बनाएंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोले? वेरिएबल को कॉलम मैट्रिक्स में ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कॉलम में। क्योंकि भाई साहब यहाँ रो की संख्या दूगो, मतलब कॉलम की यहाँ दूगो, यहाँ रो की संख्या दूगो, तभी मल्टीप्लाई होगा। यही बेसिक आप समझाएंगे अभी, उसीलिए हम लोग इसको कॉलम में। हमेशा आप याद रखिएगा, पहला मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का। जब 3/3 का रहेगा, यही A1 B1 C1 हो जाएगा, A2 B2 C2 हो जाएगा। समझ रहे? फिर A3 B3 C3 होगा। कब? जब 3 वेरिएबल आएगा तब। अभी हम लोग 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो A1 B2 B1 फिर A2 B2, यह स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एक क्या बनेगा? x जो वेरिएबल से बनेगा। किससे बनेगा मेरे भाई? वेरिएबल से, जिसमें x रखिएगा, y रखिएगा, फिर क्या रखिएगा? z रखेगा। x y z रखेगा। कब? जब 3 वेरिएबल होगा तब। अभी कितने वेरिएबल है? 2। तो हम लोग x रखेंगे, y। इसको कैसे रखना है? तो कॉलम में ही रखना है। याद रखना कैसे रखना है? कॉलम में भी। कौन बनेगा? x वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बनेगा? x मेरे भाई वेरिएबल मैट्रिक्स। उसको कैसे रखना? कॉलम में रखना। समझ गए? उसके बाद इतना ही नहीं, एक मैट्रिक्स और मानना है मेरे भाई, डी मैट्रिक्स। आप यहाँ पे बुक उल्टाइएगा तो वह बी भी लिखता है, बट भाई मेरे हम बी नहीं लिखेंगे, हम डी लिखेंगे। मैं जो कंसेप्ट देता हूँ उसी कंसेप्ट पे आप चलिएगा, तो आप डी मानिएगा। सर बी भी मान सकते हैं, मानता है किताब, लेकिन आप डी मानिएगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट को क्या माने हैं? डी माने हैं, इसलिए आप डी ही मानिएगा। समझ रहे? तो डी एक मैट्रिक्स कैसा होगा? वो भी कॉलम में ही लिखाएगा। कैसा लिखाएगा? कहां लिखाएगा? कॉलम में ही लिखाएगा। उसको भी हम कॉलम में डी को, डी मेरा ओनली कांस्टेंट, जो सिंगल कांस्टेंट होगा उसमें एक्स वाई नहीं सटा हुआ रहेगा, तो आपका D1 और D2 है मेरा ओनली कांस्टेंट, जो RHS में होगा। हमेशा उसको RHS में ही लिखेंगे। अगर किसी सवाल में LHS में दे दिया तो उसको RHS में ले जाएंगे। अगर LHS में +5 होगा तो RHS में -5 होगा, और हमने इस मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? -5 रखेंगे। इसलिए आप यहाँ पर हो जाएगा D1 D2। यही आपका 3 को होता है, तो D1 D2 D3 होता। समझ रहे मेरा बात? यही कॉन्सेप्ट 3 वेरिएबल में भी होगा। जरा ध्यान से। अब इतना जब मैट्रिक्स मान लिए, 3 गो मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, पहला A बराबर A1 B1 A2 B2 स्क्वायर मैट्रिक्स। A किससे बनेगा? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x y z के गुणांक से। यहाँ 2 वेरिएबल है तो x और y के गुणांक से मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स A बनेगा। फिर एक x बनाएंगे जो वेरिएबल होगा। वेरिएबल मेरा क्या होगा? जरा ध्यान सुनिएगा, x और y। इसको कॉलम में ही लिखेंगे। हाँ, कॉलम में ही, रो में नहीं, नहीं तो गलती हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद D को मानेंगे कॉलम में ही, D1 और D2, दूसरा में फिर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानते? यहाँ पर प्रोसेस है गुना होने का, तो गुना होने के लिए पहला के कॉलम की संख्या दूसरा के रो के बराबर करना होगा या होता है, इसीलिए हम लोग इसको कॉलम में लिखेंगे। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। इसका हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग वी नो डेट, क्या है? वी नो डेट। वी नो डेट मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि भाई मेरे क्या जानते हैं, आपको पता होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या बताएं हम? एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या बोले? एक चर वाले रैखिक समीकरण का, तो ax + b बराबर क्या होता है? 0। यही ना आपको पढ़ाया गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो ax + b बराबर 0। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ax बराबर b आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो मैट्रिक्स है, तो A मेरा कोफिशिएंट है किसका? x का, और x मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। अब बराबर क्या था? D। तो इसको हम मैट्रिक्स में इसी रूप से सजाएंगे, तो A बनेगा, x बनेगा A इंटू x, A मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स। अब बराबर में मेरा क्या बनेगा? D। क्या बात है? जरा ध्यान सुनिए। कोई कोफिशिएंट मतलब x के गुणांक A होता है, उसी से नहीं मैट्रिक्स बना, तो A इंटू x बराबर क्या होगा? D। यह आपका ऐसा व्यापक रूप एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, इसलिए हम लोग ऐसे सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। A इंटू x बराबर क्या हो जाएगा? D। तो यह A है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यह क्या है? वेरिएबल। और यह क्या है? कोई फाइनल कांस्टेंट। समझ रहे? तो यह ax +
a इंटू एक्स बराबर क्या है आपका d। ऐसा है। अब यहाँ से जरा ध्यान से सुनिएगा हम बात क्या कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे हल करते हैं 5x बराबर 7, तो आप x बराबर क्या करते हैं 7/5। ये जो बटा 5 है जरा ध्यान सुनिएगा, 5 के पावर -1 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब कि आप 1/5 को 5 का -1 लिखते हैं पावर में। इसी बात को हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, 5 इनवर्स इंटू 7 को हम 7/5 को ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे तो मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो मैट्रिक्स में इसी कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, बट यह मैट्रिक्स है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x बराबर a इनवर्स इंटू d। भाई मेरे जरा ध्यान सुनिए, यहाँ पर x के इंटू में फर्स्ट स्थान पे तो फर्स्ट स्थान पे ही लिखाएगा। अगर यह सेकेंड वाला x को अगर उधर भेजते तो d के यह राइट साइड में लिखा था, लेकिन यहाँ पर यह लेफ्ट साइड में x के लेफ्ट साइड में a है, तो a को हम निकाले इधर से उस साइड, गुना से जाएगा तो भाग में, भाग ये तो मैट्रिक्स में होता नहीं है, उसी चीज को हम लोग इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग x बराबर यहाँ पे a इनवर्स क्या हो जाएगा, जरा ध्यान सुनिए मेरे भाई, x बराबर आपका a इनवर्स इंटू आपका d होगा। x बराबर a इनवर्स इंटू d होगा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से मेरा काम बन गया, x का मान निकल गया, लेकिन कब निकल जाता है? जब आपको a इनवर्स पता होगा तब। यदि a इनवर्स पता नहीं है तो आप फिर नहीं निकाल। अब a इनवर्स कैसे निकला उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी आपको फ्रेश दिखेगा, जरा ध्यान से सुनिए। x बराबर क्या है, a इनवर्स इंटू एक्स डी, x बराबर a इनवर्स इंटू डी। अब काम किसके लिए करना है मेरे भाई? a इनवर्स के लिए। किसके लिए काम करना है? a इनवर्स। अब a इनवर्स के लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर a इनवर्स। a इनवर्स के लिए a के पावर कैपिटल A के पावर -1 लिखेंगे, उसको हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? a के पावर -1, a के पावर -1 को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A पढ़ते हैं। a के पावर -1 को क्या पढ़ते हैं? a के पावर -1 को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब A का मैट्रिक्स A पढ़ते हैं। तो ये फॉर A इनवर्स। अब A इनवर्स के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा, A इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? A इनवर्स के लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकालें हम लोग? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट x का या d का नहीं, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका A, तो A का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे जरा ध्यान से सुनिए, जो भी एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर A1 B1 A2 B2, फिर ऐसे लिख देंगे। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग लेफ्ट माइनस राइट से निकालते हैं, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ऊपर से हम लोग लेफ्ट माइनस राइट निकालते हैं। यहाँ भी लेफ्ट माइनस राइट निकालेंगे, ऐसे हम लोग A1 इंटू B2 अब माइनस आपका हो जाएगा B1 इंटू A2। यह जो निकालेंगे वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्या बोले? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यहाँ से हल नहीं होगा, छोड़ देंगे, वहीं पे बात खत्म। समझ रहे? लेकिन जब आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नॉट 0, इसीलिए A इनवर्स एग्जिस्ट मतलब रखता है। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? रखता है मतलब निकलेगा। समझ रहे हैं मेरा बात? एग्जिस्ट मतलब होता है रखता है, मतलब A इनवर्स निकलेगा। अब निकलेगा तो मेरे भाई A इनवर्स क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनिए। जो आदमी नहीं पढ़े हैं, वीडियो हम भेज चुके हैं टेलीग्राम पे, आप इनवर्स वाला को देख लीजिए, वहां से आपको पूरा क्लियर होगा। अब A इनवर्स फिर भी हम यहाँ बताएंगे, अभी आप हम लोग थ्योरी में चले, सवाल में बताएंगे आपको, जरा ध्यान सुनिए। A इनवर्स, अब A इनवर्स निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला होता है A इनवर्स बराबर एडज्वाइंट A बटा आपका डिटर्मिनेंट A। जरा ध्यान से सुनिएगा, A इनवर्स का फार्मूला होता है एडज्वाइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। क्या होता है? A इनवर्स का फार्मूला होता है एडज्वाइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। क्या बोले? A इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। फिर से बोलिए मेरे भाई, A इनवर्स बराबर एडज्वाइंट A बटा डिटर्मिनेंट A, यह फार्मूला होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नया वर्ड मिलता होगा एडज्वाइंट A। डिटर्मिनेंट A तो निकाल चुके हैं, 2 4 -5 -10 12 कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत, 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है? एडज्वाइंट A। क्या बोले हम लोग? एडज्वाइंट A। अब एडज्वाइंट A क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर फॉर काम करेंगे AD
स्मॉल में ए डी जे और तब कैपिटल ए, मतलब एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का क्या निकाले हम लोग, एडज्वाइंट। अब यह एडज्वाइंट कैसे निकलता है जरा ध्यान से सुनिएगा। एडज्वाइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है। फ्रॉम हम लोग फर्स्ट रो प्रथम रो का कोफैक्टर निकालेंगे सभी एलिमेंट का। जो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है मेरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनिए, कोफैक्टर निकालेंगे। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे कोफैक्टर निकालेगा आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए मेरा बात। फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर देखिए, तो पहला एलिमेंट क्या है मेरा, A1, तो A1 का। अब जरा याद कर जहिया आपको हम पढ़ाए थे कोफैक्टर, क्या बोले, याद करो जहिया पढ़ाए थे आपको कोफैक्टर में आपको क्या बताए थे कि कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से भी सूचित कर सकते हैं। इतना अगर लैंग्वेज नहीं लिखने का मन होगा कोफैक्टर ऑफ ए, उसके स्थान पर आप क्या है, कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हम क्या कहते, कैसे कहते, कोफैक्टर में विथ साइन के चिन्ह के साथ हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। चिन्ह नहीं लगाइएगा तो कोफैक्टर नहीं निकलता। निकालने का प्रोसेस क्या है, जिसका निकालना है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उसके रो और कॉलम को ढक लेते हैं। जो बच जाता है वही मेरा क्या होता है, कोफैक्टर होता है। बट जिसको झांपते हैं उसका चिन्ह हम लोग साइन से लगाते हैं। वहां पर क्या लिखा है नहीं देखते, उसके बगल वाला जो साइन होता है वहां से हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, बगल में हम यहाँ पे साइन लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, साइन लिख रहे हैं, साइन तो प्लस होता है सेकंड ऑर्डर का, माइनस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आपका क्या होता है, कोफैक्टर के लिए साइन। सेकंड ऑर्डर में हम लोग सेकंड में थर्ड रहेगा तो थर्ड में जो हम आगे बताएंगे। सेकंड ऑर्डर का हमने क्या किया, साइन लिखा। अब यहाँ से पहला एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, तो पहला एलिमेंट के रो को और पहला एलिमेंट के कॉलम को क्या करेंगे, हम लोग ढक लेंगे। इसके रो और कॉलम को ढक लिए। जरा गौर से देखिए मेरे भाई, इस रो और कॉलम को क्या ढक लिए, तो यहाँ पे जो बच गया वह बचा, क्या बचा, यह B2 बचा। और इसका चिन्ह यहाँ पे पहला को झांपे ना, पहला को, तो पहला का साइन देखिए, यहाँ का पहला का साइन प्लस है, तो आपका इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई, इसके बराबर जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, यहाँ पे एलिमेंट जो आएगा सो B2 एलिमेंट, और उसके आगे इसका चिन्ह जो यहाँ पे है वो, यह चिन्ह लगाना साइन से। यह यहाँ पे क्या चिन्ह है, फर्क नहीं पड़ता है मेरा, यहाँ का साइन लगाना प्लस, और यहाँ पे निकला क्या, B2, तो हम लोग B2 लिख देंगे। उसके बाद लिखेगा आप A11 निकल गया, अब A12 लिखिएगा। 12 मतलब पहला रो के दूसरा एलिमेंट जो आपका B1 है, फिर B1 को झांपिएगा ऐसे, B1 को ऐसे ढक लेंगे, क्या आया, A2। इस A2 को लिख दीजिएगा इसके बराबर में, बट इसका साइन आप ऐसे भी जान सकते हैं, दूसरा स्थान पे यहाँ पे पहला रो के दूसरा क्या है, माइनस है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। या आप इसको भी चेक करके जान सकते हैं, 2 1 3 विषम होता है इसलिए माइनस। अब अगला एलिमेंट क्या है, A21 है, कैपिटल A21, दूसरा रो। अब इसको झांपेंगे, मेरा क्या निकलेगा, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा, यहाँ B आया, तो हम लोग यहाँ पे B1 लिखेंगे, बट इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस। फिर एक और एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर निकालना, ध्यान सुनिएगा लास्ट वाला को, जिसका कोफैक्टर निकाला उस एलिमेंट को ढक लेंगे ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे ढकेंगे तो जो बचेगा वो लिखना है A22, तो 22 का आया A1, इसका आगे इसका साइन क्या है, प्लस। जिसको झांपे उसका साइन, B2 को झांपे हम लोग B2 का साइन प्लस, इसलिए प्लस किए। अब इसको एक नया मैट्रिक्स बनाना है कोफैक्टर का भी 3 स्टेप है जो हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल आप अभी इतना वीडियो को रोक कर या आप आराम से इसको नोट कीजिए, समझ रहे, उसके बाद हम इसको मिटा कर फिर हम आगे बढ़ाएंगे। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, हम आपको नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक दीजिएगा और तब नोट कीजिएगा। जैसे सही से नोट कीजिए आप, एकदम स्थिरता पूर्वक। चलिए अब देखिए, हम लोग अब आगे की बात करते हैं। आगे आपका क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। हम लोग कोफैक्टर अभी निकाले हैं, कोफैक्टर से फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यह काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए।
हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट कहता है आपका, एडजॉइंट कहता है कि पहले कोफैक्टर निकालो। एडजॉइंट 3 स्टेप में है, सब बात हम आपको नोट पैड में लिखाएंगे। एडजॉइंट कहता है पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाओ, नया मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, वो जो आएगा वही आपका एडजॉइंट होगा। तो हम लोग अभी इनवर्स निकालने के प्रोसेस में, इनवर्स के लिए हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। मतलब यहाँ से फिर हम लिखेंगे लेट बी, अब यहाँ पर बी ए का एडजॉइंट निकाला है इसलिए हम लोग बी माने, ए का एडजॉइंट निकाला है तो बी माने लेट बी बी ए न्यू मैट्रिक्स, लेट बी बी ए न्यू मैट्रिक्स के बी एगो नया मैट्रिक्स है व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनता है। लैंग्वेज लिखना जरूरी है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, 10 बार लिखेगा भाई मेरे, अपने आप याद हो जाएगा। एक जुनून ऐसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं बिहार टॉप करना तो कर सकते हैं। बस देखिए आप, न्यू मैट्रिक्स व्हिच इज क्या होगा मेरे भाई, दिखेगा ए न्यू मैट्रिक्स व्हिच इज फॉर्म्ड जो बनता है, फॉर्म्ड जो बनता है बाय, किससे बनता है तो कोफैक्टर ऑफ क्या चीज, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए के कोफैक्टर से, समझ, कोफैक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। मतलब हुआ डिटरमिनेंट ए के अभी जो हम निकाले हैं संगत एलिमेंट का कोफैक्टर, उस कोफैक्टर से बना एक मैट्रिक्स का नाम हम लोग दे दिए बी। क्या लिखे जरा ध्यान सुनिएगा, लेट बी बी ए न्यू मैट्रिक्स, माना कि बी एगो नया मैट्रिक्स है, व्हिच इज जो बनता है, व्हिच इज फॉर्म्ड जो बनता है बाय के द्वारा, किसके द्वारा तो कोफैक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए के संगत एलिमेंट के कोफैक्टर जो निकला, कोफैक्टर से बना एक मैट्रिक्स बनेगा। तो बी बराबर जो कोफैक्टर अभी निकाले हैं, जहां जहां का निकाले वहां रख दीजिए। जैसे फर्स्ट रो में आप निकाले तो फर्स्ट रो का क्या है आपका B2, तो आप B2 लिख लीजिए। फिर आप सके यहाँ पे फर्स्ट रो का दूसरा स्थान पर क्या निकला -A कितना 2, तो A2 लिख लीजिए। फिर आपका सेकंड रो के पहला स्थान पर क्या निकला -B1, यहाँ -B1 लिख दीजिए, जो निकलेगा वही लिखिएगा। फिर यहाँ A22 का क्या निकला A1, तो A1 ले डाल दीजिए, समझ रहे हैं। और यह जो मैट्रिक्स बना B निकला, यहाँ पे हमको निकालना है एडजॉइंट, तो स्मॉल a d a j तब कैपिटल A बराबर एडजॉइंट A बराबर ट्रांसपोज B, मतलब B का डैश, ट्रांसपोज B मतलब B का डैश। तो B एक नया मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है मेरे भाई, रो से कॉलम में चेंज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो से कॉलम में चेंज। जैसे इस रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा तो यह आपका एडजॉइंट आ गया। क्या है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा, एडजॉइंट आ गया। यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा B2 -A2, फिर क्या होगा -B1, फिर आपका A1। ऐसा यह क्या है, एडजॉइंट मेरा निकल गया। नया मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए, वही एडजॉइंट हो गया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें निकालना तो इनवर्स था, क्या निकालना था, इनवर्स। तो हम लोग इसीलिए A इनवर्स बराबर होता है, क्या चीज होता है, डिटरमिनेंट A, मतलब एडजॉइंट A बटा डिटरमिनेंट A। अब आपको एडजॉइंट निकल चुका है, इसको डिटरमिनेंट जो भी यहाँ पर आएगा इससे आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, मतलब आपका फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 बटा A1 B2 B2 B1 A2, ऐसा ही है। डिटरमिनेंट का हम लोग 1 बटा 5 आएगा, 5 आएगा डिटरमिनेंट का मान तो 1 बटा 5, -5 आएगा तो 1 बटा -5 आई इनटू आपका यह जो एडजॉइंट है मैट्रिक्स है, तो ये कोई कांस्टेंट आएगा बटा वाला, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। यह एक एडजॉइंट है जो आपके यहाँ पे लिखेंगे B2 B1 फिर आपका -A2 फिर आपका A1। अब यह जो निकला हुआ A इनवर्स निकला। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इतना प्रोसेस करने के बाद A इनवर्स निकला, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस वैल्यू को, A इनवर्स के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। x बराबर A इनवर्स इंटू D। आपका समीकरण 1 था x बराबर
A इनवर्स इंटू डी। तो इधर आपका x का वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं जरा ध्यान से, इधर x का वैल्यू, तो x में आपका एक मैट्रिक्स था, वो x मैट्रिक्स क्या है, तो वेरिएबल का बना हुआ मैट्रिक्स जिसमें x और y है। उसके बाद बराबर में a इनवर्स जो आया वह लिखिएगा, जैसे अभी यहाँ पे आया ना, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऐसे आपका आएगा, क्या आएगा, a इनवर्स इनटू डी। डी क्या है, तो डी भी आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है, जो आपका यहाँ पे d1 आया हुआ है और d2 आया। अब इसको आप गुना करना, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग करेंगे। मल्टीप्लाइंग करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा ऐसा, और इधर का भी आपका x और y आया रहेगा। फिर यहाँ पे इक्वेटिंग कीजिएगा, इक्वेटिंग द, क्या बोले, दोनों को गुना करने के बाद एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो ऐसे प्राप्त होगा दो गो में, यहाँ x और y। तो इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, जैसे आप कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को तुलना कीजिएगा, समझ रहे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, तो भाई मेरे क्या निकलेगा, x बराबर आपको निकल के आएगा और y बराबर निकल के आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। समझे मेरे भाई, तो यही वाली बात है, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। उधर वाला हम बोल दिए थे नोट करने के लिए, यहाँ पर आपका आंसर हुआ बीच वाला, तो हम लोग इसको आप अच्छा से नोट कीजिएगा, उसको आप वीडियो रोक के बोले थे वही पे नोट कर लीजिएगा, उसको हम लोग मिटा देते, समझे। तो आइए अब आगे की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। मेरे भाई यह आपको हम अभी थ्योरी पढ़ाएं, इसको आप लिखिएगा एकदम अच्छा से फ्रेश में, और रूम पर इसको 10 बार लिखिए, ताकि इसका जो कंसेप्ट आपको एक बार आ गया ना, पूरा का पूरा सवाल इसी पे है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल सब इसी पे है। इसलिए इस थ्योरी को पहले कंप्लीट कीजिए मेरे भाई, तो आपका आगे जो हम सवाल बनाएंगे कल आपका लाइव क्लास में, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, पूरा का पूरा। ये थ्योरी प्रोसेस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए पूरा का पूरा। रूम पे इसको 4 बार 5 बार 10 बार में आपको होता है, 10 बार में लिखिए, लिखिए लिखिए, बोलिए नहीं, सुनिए नहीं, लिखिए, तब जाके आपका होगा। ऐसा है लाइफ, बहुत आपका एक ऐसी लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा आपको, हर चीज में संघर्ष है, बिना संघर्ष आप करिए तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए इसको नोट कीजिए। थैंक यू फॉर मेरे भाई यूज पटेल।